समाधान दिया, मुझे अच्छा लगा, इसी नाते मैंने भी साहस किया। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, जहाँ भी आदेश करते हैं वहाँ मुझे रहना ही होता है। इन्होंने कहा कि अध्यक्ष को कुछ नहीं करना पड़ता है, चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। एक अच्छा श्रोता होता है अध्यक्ष, और लोग तो उठकर बीच में से जा नहीं सकते हैं। अध्यक्ष को इतना ही संयम रखना पड़ता है कि चुपचाप बैठा रहे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मैं अनुपालन करूंगा और इतना अनुशासन मेरे में है, धैर्यपूर्वक सुन सकूंगा। परंतु एक और समाधान हमारे सिद्धार्थ पराकर जी ने किया, कहे कि यहाँ बहुत कुछ साहित्य के लिए हम लोग नहीं आए हैं, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक दूसरे से मिलने के लिए, जानने के लिए, आपस में एक निकटता का अनुभव करने के लिए और एक वैचारिक साम्यता भी हम लोगों के बीच में उत्पन्न हो, संभवतः इसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरा जो कुछ भी भार था वो भी पूर्ण हो गया कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य बन गया, और सदस्य बनने में किसी बड़ी, कहना चाहिए गोष्ठी का अंग बनने में, किसी समिति का अंग बनने में अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है। जब एक कोई भाई ताली बजाएगा तो मैं भी उसमें बजाता है। पंकज जी की भूमिका से यही समझ में आई कि वस्तुतः स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहले से और आज तक जो एक पक्ष बनता चला गया, और जो पक्ष जनवादी साहित्य कहा जाता है, कहीं समाजवादी साहित्य कहा जाता है, और कहीं कहीं पर शायद भारतीय साहित्य कहा जाता है, तो तटस्थ बढ़ रहा है, उसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो अन्य लोगों के लिए वो भी एक पक्ष बन जाता है। आपने कोई पक्ष बनाया नहीं, आपका उद्देश्य भी नहीं है कि हम कोई पक्ष के कहे जाए, लेकिन अगर आपका एक सोच है, एक चिंतन है, एक विधा है, उससे जो किन्हीं कारणों से, चाहे वो स्वार्थ के कारण हो, सत्ता के कारण हो, अपने प्रसिद्धि के कारण हो, वो स्वयं एक पक्ष की घोषणा करते चले जाते हैं कि आप तो इस पक्ष के हैं। हमारे यहाँ जिस देश में हम आप हैं, होना चाहें तो शायद का सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत महाकाव्य है, और स्वयं घोषणा है कि जगह की दुनिया में कहीं भी देखोगे, जन्य हस्ती न तत्क्वचित, अब जो यहां पर नहीं है उसको मान जाओ दुनिया में और कहीं है नहीं। क्या इस तरह की घोषणा, लेकिन महाभारत जो कहता है वो प्रमाण सहित कहता है, उसका तर्क है और उसमें यथार्थ है, आप उसकी इनकार नहीं कर सकते। कि कई विधियों को, मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोगों के बीच की चर्चाओं को मैं नहीं सुन सका, लेकिन निश्चित रूप से जो भारतीय दृष्टि से किसी नई सृष्टि अपने मन, तो हमारा आदर्श क्या होगा साहित्य में, और उसका लक्ष्य, उद्देश्य, वो कहना क्या चाहता है, क्यों कहना चाहता है, क्या उद्देश्य है जिसके कारण वो लिख रहा है। अभी भैरवप्पा जी की चर्चा हुई, संस्कृत का अनुवाद मैंने पढ़ा था, 2 उपन्यासों को जो संस्कृत भारती के द्वारा, और वो उद्देश्य कहते हैं कि जो महाकवि, मुझे क्या लिखना चाहिए,
लिखने का जो उनके मन में वेदना थी, जो संवेग उनको भीतर से प्रेरित कर रहा था लिखने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने नायक के गुण को बताया कि नायक कैसा होना चाहिए, जिसको सामने रखकर हम अपनी उसके इर्द गिर्द अपनी रचना को आकार देते हैं। तो पहला वाक्य उनका कि चारित्रेण च को युक्ता, कौन वह व्यक्ति है जो चरित्रवान है, वीर्यवान है। एक क्रम उन्होंने गिनाया कि ये गुण नायक होना चाहिए, वही किसी काव्य का वह आधार बन सकता है, नायक बन सकता है। क्योंकि जो भी हमारे कथ्य होंगे वो सारे के सारे कथ्य नायक के नावकत्व में वो परिलक्षित होना चाहिए। यह है कि आदि कवि वाल्मीकि ने बीज रूप में एक सूत्रपात किया, यह भारतीय दृष्टि दिया। कभी ऐतिहासिक उपन्यास उनका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में आप लोगों ने चर्चा की होगी। वाल्मीकि ने कहा, उन्होंने इतिहास दिया और सामने नायक को रखा और नायक के गुण को सबसे पहले प्रारंभ में ही गिनाया कि वो क्या क्या होना चाहिए। ऐसा उन्होंने नारद जी से पूछा है, फिर उन्होंने बताया नारद जी ने कि कौन सा ऐसा नायक हो सकता है। मुझे सचमुच में यह कहने में आनंद आ रहा है कि इस प्रकार के आयोजन जो भी बुद्धिजीवी संघ कह लें, बुद्धिजीवी मंच कह लिया जाए, साहित्यकारों का एक सदन कह लिया जाए, उसमें ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। और बहुत स्पष्ट रूप से आज जिस देश में एक विभ्रम सा पैदा हुआ है, साहित्य क्या होना चाहिए, साहित्यकार क्या होना चाहिए। भारत जैसे देश में ये गिने चुने ये 50, 60, 70 वर्षों से ये संभ्रम पैदा किया गया है, दुर्बुद्धिपूर्वक किया गया है और दुर्जनों द्वारा किया गया है। इसके ऊपर कोई भारत में ऐसा नहीं रहा। स्पष्ट था कि हम साहित्य को क्या देंगे, क्यों देंगे। बहुत स्पष्ट कहा कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरक क्षतये। उद्देश्य बताया हमारे काव्यकारों ने, हमारे काव्य के विद्वानों ने कि क्यों हम साहित्य की रचना करें। तो उसमें शिवेतर जो बताया वो कल्याणकारी होना चाहिए। हम समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, हम समाज के लिए अपनी शक्ति को, अपनी विधा को, जो हमारे भीतर ज्ञान है, उसको हम साहित्य के कल्याण के लिए लगे हैं। कल्याणमय हो हमारी रचना, शिवमय हो हमारी रचना, यही रचनाकार का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारी रचना से कोई विस्फोट होता हो, किसी को पीड़ा पहुंचती हो, कोई एक वर्ग भेद पैदा होता हो, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय साहित्य है। भारतीय दृष्टि में साहित्य वो है जो सबको सुख दे सके, जो सत्य भी दे सके, शिव भी दे सके और सौंदर्य भी दे सके। यह हमारे साहित्य का स्पष्ट पथ और सोपान हमारे आचार्यों ने बना कर रखा है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े महाकवि हुए, हम शुरू करें तो कालिदास से लेकर, भास से लेकर और अंतिम चरण तक आने वाले विद्वान जिन्होंने समाज को दिया है, एक भी आप रचना ऐसी नहीं बता सकते हैं साहित्य शास्त्र की जिसमें जो उद्देश्य स्पष्ट बताए कि उससे भिन्न उनका कथ्य हुआ। लेकिन यह दुर्भाग्य है
कि कुछ ऐसा जरूर कालखंड आया कि जितने देशद्रोही धर्म के विरुद्ध और आपस में लड़ने और लड़ाने के लिए जो साहित्यों की रचना किए, वो शायद ज्यादा बड़े बड़े पुरस्कार ले रहे, और जो समता के लिए, साम्यता के लिए, सहजता के लिए, इस देश के शिव और सौंदर्य के लिए काम किए, वो शायद दक्षिणपंथी या कुछ और कहकर पता नहीं किन किन शब्दों से विभूषित करके किनारे कर दिए गए। परंतु साहित्यकार इसकी कभी चिंता नहीं करते। जो वास्तव में अपने आत्मा की शांति के लिए सद्य परिनिवृत्त जो अंतिम इसका लक्ष्य है, वो इसकी चिंता नहीं करता। वो तो उसके लिए करता है। अभी एक संभवतः 1960 की एक रचना है, संस्कृत के बहुत अच्छे उपन्यासकार, लगभग 500 पेजों में वो उपन्यास है, कलकत्ता से प्रकाशित है, वैभव पिशाचर के श्रीनिवास शास्त्री उसके लेखक हैं। आरंभ में उन्होंने एक श्लोक मंगल पद्यात्मक कहते हुए कहा कि जो वर्तमान काल है उसमें जो गुण हैं, गुणवान हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। इस उपेक्षा को देखते हुए भी मैं लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं और कुछ कर सकूं या न कर सकूं, लेकिन जो दुर्जन है उनके मन में एक कंटक तो पैदा कर ही दूंगा। ये उनका आरंभ का उद्देश्य है। मेरी सब कुछ उपेक्षा हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी रचना से दुष्टों में एक कंटक, एक कांटा जरूर चुभेगा। इतना खुद पर भरोसा है, विश्वास है, मैं इतना कर रहा हूं। हम लोग के आरंभिक कक्षाओं में एक संस्कृत का उपन्यास पढ़ाया जाता है, महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी, शिवराज जी, उन्होंने शिवाजी को नायक बांटा और शिवाजी को सामने रखकर उनके सद्गुणों को किस तरह से समाज में सामान्यीकरण हो सके, इतने सरल शब्दों में, इतने मधुर शब्दों में और इतने ढंग से कथानकों का चरित्र चित्रण करते हुए रखा है कि मैं अपनी बात बताऊं, जो हाई स्कूल की कक्षा होती है पूर्व मध्यमा, उसमें मैंने पढ़ा था। तो महाविद्यालय और छात्र और आचार्य जो कैसे होते हैं, वो पढ़ने के बाद स्वतः में एक भाव आने लगा कि शायद मैं उसी का एक अंग हूं। हमको भी एक छात्र होने के कारण ऐसे होना चाहिए। तो प्रभाव पड़ता है ये ऐतिहासिक काव्यों का, ऐतिहासिक नाटकों का, उपन्यासों का। लेखक अगर सद्बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से, जैसा कि पंकज जी ने कहा, तटस्थ भाव से अपनी बात को कहता है, तो ये इसका सार्थक प्रभाव पड़ता है। हम लोगों में बहुत लोगों को ज्ञात होगा, कुछ लोगों को शायद न भी ज्ञात हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक उपन्यास लिखी है। एक उपन्यास देखा होगा आपने, कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक उपन्यास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और उस चंद्रगुप्त का संस्कृत में अनुवाद हुआ। मैंने उसका संस्कृत अनुवाद ही पढ़ा। चर्चा शास्त्री, जो कृष्ण समुद्र शास्त्री जी की पत्नी हैं, उनके द्वारा अनुदित है। जो सामान्य रूप से चंद्रगुप्त के बारे में उल्टा सीधा बहुत सारा लिखा जाता है, उससे भिन्न होकर दीनदयाल जी ने एक स्पष्ट दृष्टि दी कि चंद्रगुप्त किस तरह से एक राष्ट्रीय अस्मिता के लिए एक अनिवार्य नाम है, और कैसे उस व्यक्ति ने संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपने पराक्रम को, अपने बुद्धि को, अपनी कूटनीति को और अपने नीति को लागू किया। और आज वर्तमान भारत में किस तरह से चंद्रगुप्त की इस नीति की आवश्यकता है। तो बंधुओं, ये हम लोगों का
ये मिलन मुझे लगता है कि कुछ नया यश, नई कीर्ति और एक नव अभ्युत्थान के लिए है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मैं साहित्यकार नहीं हूँ, साहित्य से कहीं से भी ज्योतिष का दूर दूर का संबंध नहीं है, यद्यपि ज्योतिषी बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। अभी आप लोगों ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरे भारतवर्ष विश्व में जिनका नाम है, द्विवेदी जी पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे। मुझे लगता है कि साहित्य में कोई उपाधि उनके पास नहीं थी, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी वो ज्योतिष की गणना से अपने को नहीं जोड़ सकी और साहित्य की विधा में एक सर्वश्रेष्ठ चिंतक और लेखक बन गए। हमारे एक आचार्य हुए वराह मिहिर, उनकी बड़ी श्रेष्ठ रचना है बृहद संहिता। और बृहद संहिता में शायद किसी भी ऐसे ज्योतिष के किसी ग्रंथ में तो है ही नहीं, अन्य जगह भी नहीं है, एक अध्याय उन्होंने उसका नाम दिया है स्त्री प्रशंसाध्याय। स्त्रियों के संबंध में जो एक स्पष्ट दृष्टि उन्होंने दी है और काव्य में दी है, अच्छे छंदों में दी है, उसको कोई भूल नहीं सकता। वह उनकी विशेषता है। और आखिरी उनका अध्याय बृहद संहिता का है, वो छंदाधिकार है, जिसमें विविध प्रकार के छंदों के लक्षण ज्योतिष के विषयों के साथ उन्होंने किया है। तो शायद उसी रूप में थोड़ा बहुत आप मुझे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ कहानियां लिखी हैं और ये कहानी संग्रह बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसकी प्रशंसा वाला शायद सुना, ये अंगना नाम बदलती होता, ये अंगना नाम बदलती होता। वो कहते हैं कि मुसनदाम इव चौराणाम तिष्ठ तिष्ठेति भाषताम। एक ऐसा है कि जो स्त्रियों की निंदा करते हैं, बहुत सारी है, थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा ही है कि चोर खुद चोरी करे और जब हल्ला हो जाए, लोग जागने लगे, तो वो खुद ही चोर तिष्ठ तिष्ठेति, रुको रुको कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, दो उधर चोर गया, वो चोर ही कह रहा है। इसी तरह से पुरुष या चोर है जो अपने दोषों को छिपाने के लिए स्त्रियों को निंदा की श्रेणी में रखता है या उनकी निंदा करता है। एक कहा कि बहुत थोड़ा सा मैं श्लोक सहित कहता तो ज्यादा अच्छा लगता, मैं भूल रहा हूँ। तिलोत्तमा नामक एक पुराण की कथा है। तिलोत्तमा भगवान शंकर की भक्त थी और पूजा कर बिल्वपत्र अर्घ्य चढ़ाकर फिर वो परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव को उसका सौंदर्य इतना अभिभूत किया कि सामने से उन्होंने देखा, जब वो बाम बाग में गई तो उनको सह्य नहीं हुआ कि मैं सामने देखता रहूंगा, वो मेरे चारों तरफ अदृश्य होकर, उतना नहीं देख सकता था। तो कहा कि भगवान शिव ने वो जिधर जिधर परिक्रमा जाती रहे उधर उधर मुख उनका होता चला गया। वो पंचमुख चतुर्मुख जो कहते हैं, वो केवल उस तिलोत्तमा के सौंदर्य को देखने के लिए चतुर्मुखत्वम, चार मुख उन्होंने बनाया। ओ मैं जरूर पुनः हम लोग मिलेंगे ना, मैं उसको सुनाऊंगा, पूरा सुनाऊंगा। बस इतना ही कहकर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।
प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी। अपना यह सत्र अंतिम चरण में है। आभार व्यक्त करने के लिए श्री प्रवीण आर्य जी। माननीय व्यासपीठ और सभी देश भर से दूर दूर से यात्रा करते हुए यहाँ पर 2 दिन आपने पूरे मनन योग से आपने पूरा ये संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने भाग लिया और साथ ही नेपाल के प्रतिनिधि और इंग्लैंड के अपने रमेश पटेल जी वो भी उपस्थित रहे। साथ ही इस साहित्यिक अनुष्ठान में विशेष रूप से साहित्य परिषद हार्दिक आभार प्रकट करती है प्रख्यात कन्नड़ उपन्यासकार श्रीमान SS भरप्पा जी का। संपूर्ण साहित्य परिषद ये अवसर पाना चाहती थी और आप सभी पाना चाहते थे। आपने हमको गौरवान्वित किया। साथ ही जिस परिसर में हम ये संगोष्ठी हमने आयोजित की, इसके माननीय कुलपति पद्मश्री गैसे नमांग सेमतेन, डॉक्टर देवराज सिंह जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी जी, विभागाध्यक्ष शब्द विद्या संकाय डॉक्टर नीरजा माधव जी, जिनके यहाँ हमने अपनत्व इतना पाया और वहाँ रात्रि भोज का आनंद लिया। हाँ, स्वादिष्ट। और सबसे बड़ी बात है कि एक सभी साहित्यिक एक परिवार का एक अंग बन के और बना के हम जा रहे हैं। श्री बैनी प्रसाद माधव जी केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय के हमारे लोग हैं सब। साथ ही यहाँ पर स्थानीय संस्कृत भारती वाराणसी की जो पूरी टीम, संजीव जी जो क्षेत्रीय संगठक हैं, उनके माध्यम से पूरी टीम लगी रही। छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्वयं प्रेरणा से इतना अच्छा प्रदर्शन भी किया और बिल्कुल लगा जैसे कि छोटे छोटे हिरण और खरगोश घूम रहे हैं। एक पूरा साहित्यिक वातावरण का उन्होंने दिया। हाँ, और बिल्कुल ये बात थी। और मंच पर नागेंद्र जी विभागाध्यक्ष सूरपानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जी के हमारे बीच में पधारे। रामेश्वर जी का मैं धन्यवाद क्या करूं, मतलब लेकिन ये है कि रामेश्वर जी एक ब्रह्मा की भूमिका में हमारे बीच में रहे। और लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो मध्य प्रदेश के संस्कृति, उच्च शिक्षा और जनसंपर्क मंत्री हैं, उनका इस अनुष्ठान में ही नहीं सदैव साहित्य परिषद को सहयोग मिलता है। उनका हार्दिक आभार। आप सभी भाषाओं के माननीय प्रतिभागी, और विशेष रूप से सारी बात हो ही गई। और जिन कार्यकर्ताओं के मैं नाम भूल रहा हूँ, संजीव जी, क्षमा देव ऋषि जी हैं, पूरी टीम, एक एक व्यवस्था पक्ष का एक एक कार्यकर्ता, सभी का साहित्य परिषद बहुत ही आभार करती है, अव्यक्त करती है। और एक छोटे से सूचना के बाद कि अभी श्रीधर जी की डांट की परवाह ना करते मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो जो बना सका भरप्पा जी का, उसको मैं आपको SMS और ईमेल के द्वारा सूचित कर दूँगा। उसको एडिट करके 30 मिनट का हम उसका वीडियो साक्षात्कार वाला जो रहा है वो हम सुदर्शन न्यूज़ पर प्रसारित करेंगे। शांति मंत्र के लिए श्री संजीव जी। सूचना भी आरभ्य कतिचन सूचनाः। पुनः शांति मंत्रः। शबरी कृते मतंगः उक्तवान् भवत्याः कुटियायां रामः आगच्छति। प्रतिदिनं शबरी प्रतीक्षां करोति स्म, परन्तु यस्मिन् दिने रामः आगतवान्
शबरी प्रशंसां भजनं विस्मृतवती। पंकज महोदय दूरवाणीं कृतवान्, कुसुमलता भगिनी दूरवाणीं कृतवती, साहित्य परिषदः विद्वांसः आगच्छन्ति, सर्वविध उत्तम व्यवस्था भवेत्, किमपि कष्टं न भवेत्, योग्य व्यवस्थां करोतु। वयं प्रयासं कृतवन्तः, परन्तु मानव स्वभावः कतिचन दोषाः न्यूनताः जाताः एव स्युः। तत् निमित्तं वयं सर्वेपि अबोधबालाः कार्यकर्तारः क्षमा प्रार्थना सहितं शबर्याः यत् अन्तरङ्गम् आसीत् तस्य अनुभवं कुर्वन्तः भवताम् आतिथ्याय यत्किमपि अस्माकं सामर्थ्यम् आसीत् प्रयत्नं कृतवन्तः। गमनकाले अपि भवतां मार्गः अत्यन्त योग्यः भवेत्, यात्रा समीचीना भवेत्, सुखकरी भवेत्। यात्रायाः कृते पाथेयमपि सज्जीकृतमस्ति, वाहनस्य व्यवस्था अस्ति। अद्य रात्रिपर्यन्तं येषां यानम् अस्ति तेषां सर्वेषां कृते अपि यानव्यवस्था, मार्गस्य पाथेयव्यवस्था, रात्रि येषां विश्रामः तेषां कृते अपि सुमधुरं रुचिकरं भोजनमस्ति। श्वः प्रातःकाले केषाञ्चन येषां वासः जलपानव्यवस्था अपि अस्ति, परन्तु परश्वः येषां गमनं तेषां स्वतन्त्र व्यवस्था अस्ति। भारतं स्वतन्त्रम्। शान्तिमन्त्रम् अहं प्रथमां पङ्क्तिं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब ये साहित्यिक अनुष्ठान अगले कार्यक्रम तक स्थगित। ये क्लिप बना लिए जो आपको